हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम अटेम्प्ट्स के यूट्यूब चैनल में। डेट है आज की 10 जून 2020 और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स न्यूज़ डिस्कशन में। तो आइए देख लेते हैं आज की कौन कौन सी ऐसी इम्पोर्टेंट न्यूज़ एंड आर्टिकल्स हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगी। तो आइए देखते हैं। भारत में पहला इंटरनेट नियंत्रित रोबोट बनाया गया। तो देखिए, हाल ही में भारत में पहला इंटरनेट नियंत्रित रोबोट बनाया गया है जिसका नाम कोरोबोट दिया गया है। ये पुणे के एक इंजीनियर जो 23 साल की उम्र के हैं उनके द्वारा बनाया गया है। यह रोबोट कोविड-19 रोगियों के इलाज करने वाले अस्पतालों की ज़रूरतों को संबोधित करेगा। यानी अस्पतालों में जो भोजन होता है, पेय पदार्थ होते हैं, पानी होती है, दवाइयाँ होते हैं, उनको वितरित करने में वहाँ का जो स्टाफ होता है, नर्स होती हैं, डॉक्टर होते हैं, उनकी मदद करेगा। ओके। और यह मेडिकल क्षेत्र में इंटरनेट ऑफ थिंग्स तकनीक का उपयोग करने वाला विश्व का पहला रोबोट है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपसे आपके एग्ज़ाम्स में पूछी जा सकती है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं अब अगले आर्टिकल की ओर। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी CAT सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की 18वीं खंडपीठ का उद्घाटन भारत सरकार ने किया है। अब इस खंडपीठ का या इस न्यायाधिकरण का क्या काम होगा? तो यह पीठ सरकारी कर्मचारियों के सेवा मामले होते हैं, जैसे कि रिटायरमेंट से रिलेटेड या उनके रेजिग्नेशन से रिलेटेड, उनके प्रमोशन वगैरह जो होते हैं, उनसे संबंधित जो मामले होते हैं, उनसे विशेष रूप से निपटने के लिए इस न्यायाधिकरण की 18वीं खंडपीठ का उद्घाटन किया गया है। अब इस ट्रिब्यूनल का या इस न्यायाधिकरण का क्या फ़ायदा होगा? तो ये जम्मू कश्मीर के लिए जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनकी सेवा से संबंधित विवाद जो होते हैं उनका निपटान करने के लिए अदालतों में बहुत सारे केस पेंडिंग में होते हैं, तो ये उन अदालतों का बोझ कम करने में सहायक सिद्ध होगा। ठीक है, तो आइए अब देख लेते हैं कि ये केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण आखिर होता क्या है। तो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 323 के तहत की गई थी। आप इसको याद रखना है, आपसे पॉलिटी के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अब यह न्यायाधिकरण जो होते हैं ये लोक सेवकों की सेवा की शर्तों के बारे में जो शिकायतें होती हैं, या तो वो सरकार की तरफ से हों या फिर वो कर्मचारियों की या अधिकारियों की तरफ से हों, उनको दूर करेगा। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण को एक उच्च न्यायालय के रूप में कार्य करने की शक्तियां दी जाती हैं, यानी कि जो हाई कोर्ट होता है स्टेट का या मोर देन वन स्टेट्स का, तो उसके बराबर काम करने की इसको पावर्स दी जाती हैं। यह प्रशासनिक ट्रिब्यूनल अधिनियम 1985 की धारा 17 के तहत गठित किया जाता है। जो CAT होता है उसका गठन प्रशासनिक ट्रिब्यूनल अधिनियम 1985 की धारा 17 के तहत किया जाता है। ट्रिब्यूनल के कर्मचारी और अधिकारियों के भत्ते और वेतन जो होते हैं वो केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं, ना कि राज्य सरकार के द्वारा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखना। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की ओर। तो अगला आर्टिकल है रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार। आपके एग्जाम्स के लिए वेरी 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 इम्पोर्टेंट, इसको याद रखना। तो हाल ही में भारतीय कवि और लेखक जावेद अख्तर को 2020 के लिए रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार प्राप्त करने के लिए चुना गया है, और ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले जावेद अख्तर पहले भारतीय बनेंगे। ठीक है, ये रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जो होता है ये विज्ञान, शिक्षा या मनोरंजन के क्षेत्र में उन लोगों को प्रदान किया जाता है जो सार्वजनिक रूप से धर्मनिरपेक्षता, तर्कसंगतता और वैज्ञानिक सत्य को बढ़ावा देते हैं। तो देखिए, हम सब ये बात जानते हैं कि जावेद अख्तर साहब जो हैं वो अपनी बात को धर्मनिरपेक्षता के लिए स्पष्ट रूप से रखने के लिए जाने जाते हैं, और इस पुरस्कार का पहला संस्करण वर्ष 2003 में प्रदान किया गया था। आइए अब जान लेते हैं रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार के बारे में। यह पुरस्कार एथीस्ट अलायंस ऑफ अमेरिका द्वारा प्रदान किया जाता है। अब ये एथीस्ट अलायंस इंटरनेशनल जो है ये एक गैर लाभकारी संगठन यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो नास्तिकता के बारे में लोगों को शिक्षित करता है, यानी कि इस संसार में कोई भगवान नहीं है, इसका प्रचार प्रसार करता है। इस पुरस्कार का नाम अंग्रेजी विकासवादी जीव विज्ञानी रिचर्ड डॉकिंस थे, उनके नाम पर रखा गया है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको आपको याद रखना है अच्छे से। तो आइए चलते हैं अगले आर्टिकल की ओर।
अगला आर्टिकल है मिशन सागर से संबंधित। तो ये मिशन सागर क्या है? भारतीय नौसेना का जहाज केसरी हाल ही में मिशन सागर के तहत कोविड-19 से संबंधित दवाएं प्रदान करने के लिए सेशेल्स के पोर्ट विक्टोरिया पर पहुंचा है। तो जी हाँ, हाल ही में ये जो अपना जहाज केसरी है, ये सेशेल्स के पोर्ट विक्टोरिया पर कोविड-19 की दवाएं लेकर सेशेल्स की मदद करने के लिए पहुंच गया है। इस मिशन के तहत सरकार कोविड-19 से निपटने के लिए विदेशों में सहायता प्रदान कर रही है। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में मिशन सागर समाचारों में रहा था, इसका संबंध किस चीज़ है? तो याद रखना, इसका संबंध है विदेशों में सहायता प्रदान कर रहा है ये कोविड-19 से निपटने के लिए। ठीक है। अब भारत ने दक्षिण हिंद महासागर में देशों को खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए मई 2020 में इस अभियान को या मिशन को लॉन्च किया था। अब इस पहल के एक हिस्से के रूप में मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस और सेशेल्स को आवश्यक पूर्ति की जा रही है। यह मिशन यानी कि यह सागर मिशन जो है वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के सागर दृष्टिकोण से प्रेरित था। सागर की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी कि जो हमारे यानी भारत देश के आसपास के जितने भी द्वीपीय देश हैं उनमें सिक्योरिटी, सुरक्षा और ग्रोथ यानी समृद्धि को बढ़ावा देना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है हमारे सागर दृष्टिकोण का। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले आर्टिकल की ओर। अगला आर्टिकल है एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड अर्पित के बारे में। तो हाल ही में भारतीय वायुसेना ने जो कोविड-19 के मरीज हैं उनके पृथक परिवहन के लिए अर्पित यानी एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन विकसित किया है। इसका उपयोग कोविड-19 से पीड़ित जो गंभीर रोगी हैं उनके परिवहन के लिए किया जाएगा। तो ये बात याद रखिए कि ये भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी सामग्रियों से इस पॉड को विकसित किया है। ठीक है। अब यह मेक इन इंडिया पहल को बढ़ाने के इरादे से पूर्ण रूप से स्वदेशी सामग्रियों से तैयार किया गया है। ठीक है, तो आप इसको याद रखना कि अर्पित क्या है। चलते हैं अगले आर्टिकल की ओर। बेंगलुरु में बनेगी केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के सामने नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का निर्माण शुरू होने जा रहा है। बेंगलुरु में गांधी जी की प्रतिमा बनाने वाले प्रसिद्ध कलाकार अनिल और राम सुतार जो थे वे ही केम्पेगौड़ा की इस प्रतिमा का निर्माण कर रहे हैं। केम्पेगौड़ा जो थे वो विजयनगर साम्राज्य के सामंत थे तथा इन्होंने ही बेंगलुरु शहर की स्थापना की थी। तो ये लास्ट का जो पॉइंट है ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। बेंगलुरु शहर की स्थापना की थी, किसने की थी? केम्पेगौड़ा ने ही की थी। आप इसको याद रखना। ठीक है। अब चलते हैं कुछ वन लीनियर फैक्ट्स जो हैं उनकी ओर। तो भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 में अब तक मनरेगा कार्यक्रम के तहत 1,01,500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यह मनरेगा स्कीम के लॉन्च करने के बाद आवंटित धनराशि का सबसे अधिक प्रावधान किया गया है। यानी कि वर्ष 2020-21 के लिए जो धनराशि आवंटित की गई है ये मनरेगा कार्यक्रम शुरू करने के बाद से इसके लिए आवंटित की गई सबसे ज़्यादा राशि है। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा भारत स्टेज 6 यानी BS6 उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों को पहचान हेतु हरे रंग का स्टिकर लगाना अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, तो आप याद रखना कि ये जो हरे रंग का स्टिकर है ये नंबर प्लेट के ऊपर लगाया जाएगा जिसकी चौड़ाई 1 सेंटीमीटर होगी। कोरोना वायरस के प्रसार की खबर देर से देने के आरोप से घिरे चीन ने हाल ही में श्वेत पत्र जारी करते हुए खुद को निर्दोष बताया है। चीन ने इस श्वेत पत्र में कहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग यानी NHC द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ टीम ने 19 जनवरी को पहली बार पुष्टि की कि विषाणु मानव से मानव में फैल सकता है। इससे पहले इस बात के बारे में जानकारी नहीं थी। तो चीन ने अपनी सफाई दी है कि ये वायरस हमारी कमजोरियों या हमारी वजह से नहीं फैला है। ठीक है। और फोर्ब्स इंडिया पत्रिका ने जून 2020 के अंक में वाजिद खान को लियोनार्डो दा विंची का खिताब दे दिया है। तो आज की न्यूज़ डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।